तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आज की क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो हमने अभी अभी चैप्टर फिनिश किया है, दैट इज ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हमें कौन कौन से ऐसे सेगमेंट में इसको पढ़ना है जिससे हम इसमें एक अच्छा स्कोर अपना अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आना थोड़ा सा टफ टास्क है, बट इससे ना एक केस बेस्ड मिलने के चांसेस हैं इस बार। दूसरी चीज, आपको इस चैप्टर से असर्शन रीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट में भी 1 नंबर या 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें एक न्यूमेरिकल के साथ एक कोई डिफेक्ट या करेक्शन आपसे पूछ सकता है विद डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि इसका जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो हम बात करें ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड में। कलरफुल वर्ड मतलब कि पावर ऑफ एक्मोडेशन से लगा करके टिंडल इफेक्ट तक का जो कोर्स है वो हमें क्लास 10th में इस साल फाइट करना है। ठीक है, अब इसमें से जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो कुछ इस तरह से है कि लगभग 4 to 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, इससे ज्यादा का इससे नहीं आना है। मतलब एग्जैक्टली तो मैं अगर आप बात करूं तो लगभग 5 to 6 मार्क्स का इस चैप्टर से वेटेज रखा गया है। 25 to 26 मार्क्स की फिजिक्स में भाई 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स इलेक्ट्रिसिटी और हमारे पास लाइट हो जाती है। 5 मार्क्स का लगभग ये चैप्टर आता है और बाकी के रिमेनिंग्स में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम आज बात करेंगे कि ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर, मैं आज आपको असर्शन रीजन बिल्कुल नहीं कराने वाला हूं, मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि इससे ये चीजें आ सकती हैं, राइट। आज हम केवल देखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो कैसे बनेंगे, और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मींस शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को हम लोग यहां पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, और अगर आएंगे तो कुछ इस तरह से। एक क्वेश्चन मैंने इसमें रखा हुआ है जो कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को टाइम को बचाते हुए, है ना। देखो भाई, तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियरर देन 75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम नियरर और फॉर पॉइंट और नियर पॉइंट की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि हम यू को क्या लेंगे, वी को क्या लेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मायोपिक पर्सन है तो उसका ना जो यू होता है वो इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, और अगर हाइपरमेट्रोपिया है उसको, तो उसका जो यू है वो नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई मींस 25 सेंटीमीटर रहता है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया बात। एक खास बात आपको और याद रखनी है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक के केस में जो हमारे पास v और u दोनों की वैल्यू साइन कन्वेंशन पे माइनस रहती है। कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? चलो, करेक्टिव लेंस की बात सुन लो। अगर भाई हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है, क्लियर ना, तो हाइपरमेट्रोपिया का रीजन भी आपको पता होगा कि क्यों होता है। भाई हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि दूर रखी हुई है तो रेटिना मैच करा पा रहा है रेटिना में इमेज और लेंस, जबकि अगर पास रख दो तो फिर इमेजेस रेटिना के पीछे या बाहर बनती हैं, है ना। तो ये होता है ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, या कर्वेचर का कम हो जाना, ठीक है, या आई लेंस के साइज का छोटा हो जाना। क्लियर? और इसको हम लोग इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करते हैं? एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा के, मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगा करके सुटेबल पावर का। तो हाइपरमेट्रोपिया आपको समझ में आ गया। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में जो लोगों को पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा होता। ठीक है, जैसे ही दूर जाएगा तो जो आई लेंस है वो पहले ही रेस को मीट आउट करा देगा रेटिना के। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए थोड़ा सा कि हम इसका जो कन्वर्जिंग पावर है इसको बढ़ा दें। तो हमने एक कॉनकेव लेंस लगा देना है कि पहले रेज को डाइवर्स हो फिर कन्वर्ज करे, तो सुटेबल पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाए। क्लियर? ये क्यों होता है? ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ द आई बॉल, या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो कर्वेचर है आई लेंस का उसका छोटा हो जाना। ये 2 रीजन होते हैं जिससे मायोपिया डिसीज हमारे आंखों में पैदा होती है। कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट का जो करेक्शन है वो केवल एक है, वो है ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेट करके कैटरैक्ट को ठीक किया जाता है। फिर आता है प्रेसबायोपिया, ये भी हमने डिसीज पढ़ रखी है। खैर, चलिए हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो 1 by 1 क्लियर हो जाएगा। चलो देखो भाई, क्या कहता है? अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरर देन 75 सेंटीमीटर।
ठीक है, मतलब जो इमेज बना रहा है वो लगभग 75 के आगे की बना रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है इस बंदे को। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो हमारे पास 75 वो क्या गिवन है, वी गिवन है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है फ्रॉम हिज आईज वाइल द पर्सन विद द नॉर्मल आईज। देखो हाइपरमेट्रोपिया नॉर्मल आईज, इसका मतलब ये यू की वैल्यू कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर, और यू ऑलवेज नेगेटिव, और हमने इसमें भी वी क्या करना है, माइनस लेना है। ठीक है, फिर क्या कहता है फाइंड द नेचर, द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस यूज फॉर द डिफेक्टिव विजन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है आंसर नंबर 1, और इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया एंड द करेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। ये तो कुछ नया है नहीं, आप तो ये लेंस में पढ़ के आ रहे हो, और अगर पढ़ के आ रहे हो तो होपफुली कि आपको ये तैयार होगा। चलो अब इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, 1/f पहले फाइंड कर ले तभी पावर निकाल पाएंगे। व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, है ना, या मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू 100 अपॉन में f इन सेंटीमीटर। क्लियर, चलो भाई देखो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में माइनस 75, और देखो ये u है -25, और ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बात, तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम लिया 75 आया, कितना आएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ जाएगा 2 अपॉन में 75, या मैं ये कह सकता हूं कि 1/f इज इक्वल टू 75/2, किसमें, इन मीटर्स, किसमें आया, मीटर में आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो निकल के आ गया हमारे पास, ये 1/f का हमने रेसिप्रोकल कर दिया ना, और रेसिप्रोकल किया बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, देखो रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 75/2। फोकल लेंथ आ गया, अब आपको पार चाहिए, तो पार के लिए हमें क्या चाहिए, पार के लिए देखो क्या हो जाएगा हमारा, p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, हमें सेंटीमीटर पे चाहिए ना, है ना, कि मीटर पे चाहिए, मीटर पे चाहिए, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 75, ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 100 अपॉन में 75/2। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 36 या 37 पॉइंट समथिंग कुछ डायोप्टर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर। देखो ये v की वैल्यू है, 80 सेंटीमीटर के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा, तो v की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है ऑफ हिज आईज वाइल अ पर्सन विद द नॉर्मल आई साइटनेस कैन सी द ऑब्जेक्ट। देखो नॉर्मल आई का 160 दिया है, इसका मतलब जो u की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 160। ठीक है, तो माइनस माइनस साइन कन्वेंशन अप्लाई किया। क्या कहता है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस। तो पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा तभी पावर निकाल पाएंगे। फोकल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में माइनस का 80 माइनस का 1/u की वैल्यू तो प्लस हो जाएगा 160। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 160 आएगा, और ये आ जाएगा माइनस का कितना 2, ये आ जाएगा प्लस का 1। 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 160, या मैं f इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, माइनस का 160 सेंटीमीटर। आ गया, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि अपने को मीटर में चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको तुरंत लिखो, पार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ। तो पार इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन में f की वैल्यू कितनी है, पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चाहिए ना, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.606 सेंटीमीटर आएगा, माइनस का रखो जरा 1.6 सेंटीमीटर। अब इसमें सॉरी ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा, किसमें आ गया, मीटर में। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो पार आएगा वो डायोप्टर में पार आ जाएगा, प्लस माइनस क्या, माइनस का आएगा, किस आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके आंसर आप क्लियरली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको तरीका बता दिया। तो देखो एक हाइपरमेट्रोपिया, एक मायोपिया, दो तरह के क्वेश्चन हो गए। अब चलो चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से कंसेप्चुअल बेस्ड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जैसे कह रहा है द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड मेनली बिकॉज।
तो इसके देखो रीजन देखो क्या दिया है, पहला दिया हुआ है आंसर मतलब ऑप्शन, कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट इनफ एट सच हाइट। दूसरा कहता है देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट द ग्रेट हाइट। फिर कहता है द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये तो सब बेकार की चीजें हैं, ये हमें पता है कि भाई एटमॉस्फेयर हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर नहीं होता, और एटमॉस्फेयर नहीं होता इसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलो टाइम वेस्ट को बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है A glass prism is able to produce a spectrum. एक ग्लास प्रिज्म स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस कर सकता है when a white light pass through it, but a rectangular block of same transparent glass. लेकिन उसी ग्लास मीडियम का, सेम ट्रांसपेरेंट मीडियम का ग्लास ब्लॉक जो होता है वो स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं कर सकता। Why? चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई सिंपल सी लॉजिक है। देखो अगर मान लो हम बात करें ग्लास स्लैब की, तो ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे होती है वो बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद फिर क्या हुई, अवे हुई, जिसमें जो इंसिडेंस रे है और इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे से क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और पैरेलल होने की वजह से ये लाइट क्या करती है, ये स्पेक्ट्रम मतलब कि ये 7 कलर्स में ब्रेक नहीं हो पाती है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो अगर ये 7 कलर्स में ब्रेक नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेक्ट्रम इसमें फॉर्म नहीं होगा। या यूं समझो कि दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट एंटर कर रही है तो ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ द वेवलेंथ, राइट, क्या है, इसमें बेंडिंग फिनोमेना बार बार हो रहा है, जिसकी वजह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल होने की वजह से ये स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं करती। बस इतना सा आंसर है। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली क्लास में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल तो टाइम को बचाते हुए आपके। और अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है? वैसे ये बहुत पुराना पिटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाने के चांसेस हैं, बट मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं या बन चुके हैं अभी तक, तो इसलिए हमें इसको कवर करना जरूरी समझा। लिखा है व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। तो आप सबको पता है कि जो वॉयलेट इंडिगो है वो इतने ज्यादा स्कैटर कर जाते हैं कि उनका विजिबल हो पाना थोड़ा सा टास्क टफ है। तो बचा कौन सा, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर ऑन एवरेज सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। जैसे स्पेस से देखो तो आपको अर्थ ब्लू लगती है क्योंकि पानी है, दूर से देखो तो आपको समुद्र ब्लू लगता है, जो सी है वो ब्लू लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर ही है जिसको हम देख पाते हैं आफ्टर स्कैटरिंग। तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर होने की वजह से, जैसे मान लो हमने स्काई की तरफ देखा तो हमारी जो विजन पावर है एक टाइम पे क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो ब्लू कलर ही चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से ही रिफ्रैक्ट होता है या स्कैटर होता है। बात समझ में आई? स्कैटर होता है इज अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस। तो दैट्स व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। इसकी जो सही लैंग्वेज कैसे लिखेंगे तो आपको यही लिखना है कि ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर कलर। इस वजह से क्या होता है कि हमें ब्लू कलर ही हर जगह दिखता है, जैसे पानी हो गया, जैसे स्काई से अर्थ का अपीयरेंस हो गया, या जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आसमान भी हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन आइजैक न्यूटन एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो बताओ ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल आप अगर ये पहचान गए कि कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा ये रूल बता रहा है, तो आप इसमें कंप्लीट मार्क्स के भागीदार हो। ठीक है, क्योंकि देखो कितना घुमा के पूछा गया है। इसमें पूछ सिर्फ रहा है रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या मतलब रिकॉम्बिनेशन? भाई न्यूटन सर ने एक प्रिज्म में जब लाइट को ड्रॉ किया तो उन्हें स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, और जब स्पेक्ट्रम के बाद उन्होंने क्या किया, एक और प्रिज्म लगाया, रिकॉम्बिनेशन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि भैया अब ये 7 कलर्स फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है, एक सिंगल लाइट के फॉर्मेट में हमें मिल रही है। तो फिर उनको समझ में आया कि इसमें क्या होता है, इसमें केवल 7 कलर ही होते हैं। तो आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, लेबल करके ABCD PQR, यहां से यहाँ पे लिख देना है आपको ZX, यहाँ पर Y, मतलब इस तरह से कि रे यहां से गई, यहां से गई, लेबल करना है। यहाँ पे लिख दोगे स्क्रीन, तो लो यही फिगर आपका अच्छा लगने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? केवल सजा देना है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लाइट के कंपोनेंट्स हैं वो केवल 7 कलर्स हैं, इसके अलावा कोई 8वीं चीज उसमें नहीं है। चलो आगे बढ़कर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अगला होगा उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है
ड्रॉ अ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये भी हम लोगों ने एक्टिविटी करी है, क्या करी है कि भाई हमने एक्टिविटी करी कि कोई भी मान लो प्रिज्म है, व्हाइट लाइट हम लोग इसमें डालते हैं तो डेविएट होके क्या हो जाती है, कुछ इस तरह से निकल जाती है। अब जो इंसिडेंट एंगल और जो इमरजेंस रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपको लिख देना है, ठीक है, और इसको भी लेबल कर देना है और लिख देना है, दैट इज ABC, यहां पर नाम लिख देना PQN इस तरह से करके, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन है, सिंपल। बी देखो क्या कहता है, कहता है व्हाई डू द कंपोनेंट कलर्स ऑफ इंसिडेंट व्हाइट लाइट split into the spectrum while the passing through a glass prism, explain कि जो लाइट के 7 कलर्स हैं वो प्रिज्म से पास होने पर क्यों ब्रेक हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो 7 कलर्स कंपोनेंट हैं व्हाइट लाइट के वो डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं और अलग अलग उनकी क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। बट कभी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ता, while wavelength gets changed, तो ड्यू टू डिफरेंट कलर वेवलेंथ द लाइट गेट्स स्कैटर्ड इनटू 7 वंडरफुल कलर्स। तो इतना सा आंसर आपको करना था और आपको इसमें पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, एक छोटा सा वीडियो। हम लोगों ने सिर्फ ये कोशिश की कि आपको ये पता चले कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे।